नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो ये एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ठीक है, क्या है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र? तो देखिए, 1857 की क्रांति होने के बाद जो परिणाम आता है उसमें जो है कुछ प्रशासनिक मामलों में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। ठीक है, या मामलों में जो भी प्रशासनिक मामले उसमें कई तरह के परिवर्तन किए जाते हैं और इस परिवर्तन का जो भी आधार था वो महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। ठीक है, उसी के आधार पर जो है प्रशासनिक मामलों में कई सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, और ये जो महारानी का घोषणा पत्र है इसको पढ़ने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कब पढ़ा? तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, अपना एक दरबार लगाता है। ठीक है, और दरबार लगाने के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र में जो है कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थी। ठीक है, जिसको लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ता है। तो यहां तक समझ में आ गया ऊपर का पार्ट कि महारानी का घोषणा पत्र क्या है। तो देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रशासनिक मामलों में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों का आधार महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, क्यों महारानी का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है भारतीय प्रशासनिक मामलों में कई तरह के परिवर्तन किए गए। ठीक है, और ये जो परिवर्तन था महारानी के घोषणा पत्र का आधार इसी घोषणा पत्र को माना जाता है। ठीक है, ये महारानी का जो घोषणा पत्र है कौन पढ़ता है? तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कब पढ़ता है? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कहां पढ़ता था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, अब देखिए इसमें इस जो महारानी का घोषणा पत्र है इसमें क्या क्या लिखा गया था उसको हम लोग पढ़ते, एक एक करके समझते अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय प्रशासन या भारतीय शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहे जाने लगा। ठीक है, वायसराय कहा जाने लगा। यहां तक क्लियर है। तो देखिए, भारतीय जो भी 1857 तक जो भी प्रशासन का काम या शासन प्रमुख कौन होता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सारा पावर था। लेकिन क्या हो गया कि महारानी के घोषणा पत्र के आधार पर कुछ कानून में परिवर्तन किए गए, कुछ प्रशासनिक मामलों में परिवर्तन किए गए। तो यही सबसे पहला परिवर्तन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सारा पावर निकाल करके जो है ब्रिटिश ताज के हाथ में सारा पावर दे दिया गया। ठीक है, या सारा कंट्रोल अब किसका होगा? तो ब्रिटिश ताज का, जिसको हम लोग क्राउन का शासन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अब यहां पर समझने वाला बात है। देखिए, 1857 की क्रांति तक या 1857 का जब क्रांति चल रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस समय जब 1857 में क्रांति चल रहा था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब क्या किया जाता है? वायसराय कहा जाने लगा।
ठीक है, गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा 1857 के बाद महारानी के घोषणा के मतलब जो भी प्रशासनिक परिवर्तन होता है तो गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर वायसराय का पद को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो भारत का जो प्रथम वायसराय कौन कहलाएगा, तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही कहलाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था, और जब इसके नाम को परिवर्तन कर दिया गया, गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय, इसको अब वायसराय कहने जाने लगा, यानी कि वायसराय का पद नियुक्त किया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कुछ नहीं था, केवल भारतीयों को जो है झूठा आश्वासन देने के लिए ये सब सारे परिवर्तन किए जा रहे थे। ठीक है, अब यहीं पर जो है फूट डालो और शासन करो की नीति आएगा इसी के तहत। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो आप तो देख ही रहे हैं गवर्नर जनरल भी वही आदमी है लॉर्ड कैनिंग, और जब वायसराय बना दिया गया तो पहला भारत का पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। पहला क्या है, इसमें निम्नलिखित घोषणा पत्र, महारानी के घोषणा पत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात में पहला जो बात है वो क्या था कि भारत का जो भी पावर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके वो सारा पावर अब किसके हाथों में चला गया, तो ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। दूसरा नंबर, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो उस समय जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, अब 1858 में जो वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो एक प्रश्न आप पहले से ही जान ले रहे हैं, आपको पता होगा शायद, आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भारत का पहला वायसराय कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा चीज देखिए, इस घोषणा के द्वारा अब सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले कौन उत्तरदायी था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारतीयों के किसी भी मामलों में कौन उत्तरदायी होगा, तो सीधा जो है भारतीय मामलों में अब ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी होगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, अब कोई भी भारतीय मामले में किसी भी बात के लिए उत्तरदायी अब ब्रिटिश सरकार होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल नाम को परिवर्तन किया जा रहा है, काम सब वही है। इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेज राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, डलहौजी ने जो एक राज्य हड़प नीति की नीति अपनाई थी तो उसको भी त्याग कर दिया गया और सारे राज्यों को पुनः लौटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके तहत राज्य हड़प नीति क्या होता था कि जिसका भी देखिए मतलब पुत्र या वंशज नहीं हुआ करता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन ले लिया करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जितने लोगों को राज्य हड़पा गया था वो सारे वापस कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। पहले क्या था, वो लोग गोद नहीं ले सकते थे। जब कोई राजा का वंशज नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे और उसका सारा संपत्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन में ले लिया करती थी। मगर ऐसा नहीं है, अब महारानी के घोषणा के पत्र के बाद परिवर्तन करके भारतीय राजाओं को गोद लेने का जो है अधिकार वापस मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए भारतीय राजे रजवाड़े के साथ कंपनी की जो संधियां हुई थी उन्हें ब्रिटिश सरकार पालन करेगी। ठीक है, ऐसा इस घोषणा पत्र में कहा गया था। अब देखिए भारत में जो भी राजा या उसके रजवाड़े या राजा रजवाड़े के साथ कंपनी ने जो कुछ संधियां की थी, ठीक है, उसे अब ब्रिटिश सरकार
पालन करेगी। कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो भी संधि की थी अब उसका पालन कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार, ठीक है। ऐसा उस घोषणा पत्र में लिखा गया था। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्या होता था पहले कि इस घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो 1857 की क्रांति होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज जो है हस्तक्षेप किया करते थे। इसी का कारण जो है लोगों ने जो है आंदोलन का सहारा लिया। तो ये जो महारानी का घोषणा पत्र है इसमें कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए छठा नंबर, देखिए भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात विद्रोह के पूर्व मतलब 1857 की क्रांति का पहले जो है 5:1 था। 5:1 का मतलब क्या है कि 5 जो है भारतीय सैनिक रहेंगे और 1 यूरोपीय सैनिक रहेगा। ठीक है, इसी को बोला गया 5:1। 5 जो है भारतीय सैनिक होंगे, 1 यूरोपीय सैनिक होंगे। यहां तक समझ में आया। अब जो है इसे घटाकर 2:1 कर दिया गया। कहने का मतलब है अब 2 जो है भारतीय सैनिक रहेंगे, 1 यूरोपीय सैनिक रहेंगे। ठीक है, विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? 1857 की क्रांति का पहले सैनिकों की कुल संख्या थी 2,38,000। अब घटाकर 1,40,000 कर दी गई। और जो तोपखाना था यह पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया। अब तोपखाना किसी भी भारतीयों के हाथ में नहीं रहेगा, अब केवल और केवल यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया है। ठीक है, देखिए विद्रोह से पहले बंगाल, अवध यानी उत्तर प्रदेश के सैनिक सर्वाधिक होते थे। ठीक है, बंगाल और अवध की सैनिक जो है सर्वाधिक होते थे, परंतु विद्रोह के पश्चात उनकी संख्या घटा दी गई। उनकी जगह पंजाबी सैनिक और गोरखा एवं गोरखा सैनिक जो था उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी यानी भारतीय राज सचिव की नियुक्ति की गई और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती थी और 7 की जो नियुक्ति होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आप लोगों ने देखा कि महारानी का जो घोषणा पत्र है, ठीक है, इसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, इसे ये क्यों किया गया इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी इससे अंग्रेज लोग बड़ी भयभीत हो गए। ठीक है, इसलिए भारतीयों के मन में किसी भी प्रकार का अंग्रेजों के प्रति असंतोष ना हो। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसको लेकर के महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको हम लोग महारानी का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि महारानी का जो घोषणा पत्र वो किसने पढ़ा है? तो लॉर्ड कैनिंग ने कब पढ़ा? तो 1 नवंबर 1858 को। कहां पढ़ा गया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको मेन पॉइंट को जानिए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पावर था उसको जो है समाप्त कर दिया गया। अब पावर किसके हाथ में आ गया? तो ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। ठीक, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पे वायसराय का पद नियुक्त किया गया। तो जो गवर्नर जनरल था उस समय 1857 की क्रांति के समय
वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब देखिए वायसराय भी कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, केवल जो है उसके पद को चेंज कर दिया गया, लेकिन व्यक्ति वही के वही है, एक ही व्यक्ति है, केवल उसके पद को और पद के नाम को चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल से नाम को परिवर्तन करके वायसराय रखा गया, याद रखिएगा। और भारत का पहला वायसराय कौन है? एकदम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि इस घोषणा के द्वारा जो भी बागडोर है वो ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। अब कोई भी भारतीयों के किसी भी मामले के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो केवल और केवल ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश ताज। ठीक है, उसके बाद देखिए राज हड़प नीति को त्याग कर दिया गया और जितने भी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब्त किए गए थे सारे लौटा दिए गए। उसके बाद भारतीय राजा को गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए, जैसे कि भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोप सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 था, उसको परिवर्तन करके 2:1 कर दिया गया। यानी कि 2 जो होगा वो भारतीय सैनिक होंगे, 1 कौन होंगे? यूरोप सैनिक होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्रोह से पूर्व जो भी थे उसमें बंगाल और अवध के सैनिक सर्वाधिक थे, परंतु जब विद्रोह समाप्त हो गया उसके बाद देखिए पंजाबी और गोरखा सैनिक की संख्या में बढ़ोतरी की गई। उसके बाद देखिए भारतीयों की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी यानी कि भारतीय राज्य सचिव को नियुक्त कर दिया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का मंत्रणा परिषद नियुक्त किया गया, जिसमें इस मंत्रणा परिषद में टोटल 15 सदस्य थे। 15 में से 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती थी और बचे हुए 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है भारतीयों को खुश करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये बस एक दिखावा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत 1857 की क्रांति को, जो ये महाविद्रोह था, इसको देखते हुए अंग्रेजों के अंदर भय व्याप्त हो गया। वो समझ गए थे कि अब जो है भारतीय जो है हमें यहां से खदेड़ के ही रहेंगे, इसीलिए भारतीयों को खुश करने के लिए कुछ प्रशासनिक तौर पे परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।